हेलो स्टूडेंट, ये हमारे YouTube चैनल का दूसरा वीडियो है। तो देखिए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था जिसका नाम था चार्ज। उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाया होगा। तो कल आपने पढ़ा है कि चार्ज चार्ज क्या होता है, कि यह एक काल्पनिक व्यवस्था है। कल मैंने बताया था कि इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना। इट इज क्या है? इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना। यह एक काल्पनिक व्यवस्था है जिसके द्वारा कोई पदार्थ, कोई मटेरियल या सब्सटेंस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। आपका अगला टॉपिक है करंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं धारा। आप इसकी परिभाषा तो आप जानते होंगे। इसकी परिभाषा होती है कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इस डेफिनेशन को इस सूत्र के द्वारा देखें तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं सबसे पहले आई से। इसको अंग्रेजी के आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसको आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आई का मान हम लिखें तो आई बराबर हम लिख सकते हैं Q बटा T। अब देखिए, मैंने Q बटा T क्यों लिखा? क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब क्या हुई? ये आपका हो गया आवेश Q और उसके प्रवाह की दर, उसके प्रवाह की दर T। तो आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालें तो देखिए, Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है कूलाम और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका एक मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड और इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम कहते हैं एम्पियर। ये आप सब लोगों ने सुना होगा कि ये एसआई यूनिट जो होता है इसका एम्पियर है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीज जानने की आवश्यकता नहीं है। धारा की परिभाषा बस आपको याद होनी चाहिए कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आई का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। ये Q बाई टी कहां से आया है? Q है आवेश और उसके प्रवाह की दर T। ठीक है, Q का मात्रक है कूलाम और T का मात्रक है सेकेंड। तो इसका एक मात्रक कूलाम पर सेकेंड भी होता है और दूसरा मात्रक इसका एम्पियर होता है, जिसको हम आप लोग किताब में आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन इसका एक अन्य मात्रक कूलाम पर सेकंड भी होता है। देखिए, इससे जो है या तो ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, और या तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि लेकिन इसके न्यूमेरिकल को जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। देखिए, ये चीज जो है ना, नॉर्मली मतलब विद्युत में आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर राशियां आपको अदिश ही मिलेंगी। लेकिन अगर विद्युत की एक राशि की हम बात करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की या फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, फील्ड के इंटेंसिटी की, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी राशि है जो आपकी एक सदिश राशि है। बाकी अधिकतर राशियां जो होती हैं वो अदिश ही होती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा फिर भी कि ये विद्युत की धारा जो होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखिए, अगर हम किसी न्यूमेरिकल पे आए, इस टॉपिक के किसी न्यूमेरिकल पे आए तो देखिए, इसका नॉर्मल न्यूमेरिकल इससे पूछता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया एक न्यूमेरिकल कि ये मान लीजिए एक न्यूमेरिकल पूछ लिया कि 2 कूलाम आवेश को
2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए एक लोड में प्रवाहित कराया जाता है। इसको 2 के जगह पे या तो आप इसको 2 नहीं 2 कूलाम तो बहुत कम हो जाएगा, ये आप मान लीजिए 200 कूलाम है, ठीक है। कि 200 कूलाम आवेश को 2 मिनट के लिए एक लोड में प्रवाहित कराया जाता है। तो धारा की गणना करिए, धारा की गणना करिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये 200 है, 2 लिखेंगे तो 2 कूलाम जो मात्रा है बहुत कम हो जाएगी, इसलिए लिखेंगे 200 कूलाम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप वो चीजें लिखेंगे जो डाटा प्रश्न में दिया गया है। जैसे यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है 200 कूलाम, तो देखेंगे गिवन डाटा या दिया है, गिवन डाटा में क्या क्या है, Q इज इक्वल टू 200 कूलाम। उसके बाद देखिए टाइम T की बात करें तो ये दिया है 2 मिनट। इस मिनट को हम किस में बदलेंगे, इस मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, तो 2 गुणे 60 ये आपका कितना आ जाएगा 120 सेकंड, ठीक है 120 सेकंड। अब देखिए डायरेक्ट इसको फार्मूले में रख दें, I बराबर Q अपॉन T। I का मान कितना है 200 कूलाम और टाइम कितना है 120 सेकंड, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे 120 से आप 200 को काटेंगे तो आपका लगभग वैल्यू आएगा 1.66 एम्पियर के आसपास, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो डाटा बदल के दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसका आपका आंसर आएगा 1.66 एम्पियर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें न्यूमेरिकल बहुत तरह के पूछे जाते हैं और इसमें क्योंकि Q बराबर IT से, ये देखिए Q बराबर जो आपका IT फार्मूला Q बराबर या I बराबर Q/T जो फार्मूला है, इससे अगर देखा जाए तो एक फार्मूला और बनता है। यहाँ पे अगर हम Q का मान निकालें तो Q बराबर होता है I इंटू T। तो कभी कभी इससे भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि 900 कूलाम, या ऐसे पूछ ले कि 2 एम्पियर करंट एक लोड में 1 मिनट के लिए फ्लो कराई जाती है या प्रवाहित कराई, फ्लो कराई जाती है, तो चार्ज का मान क्या होगा, चार्ज का मान क्या होगा। देखिए अगर जैसे यहाँ पे हमको आवेश निकालना हो तो आवेश को निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है Q बराबर N इंटू E, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्योंकि धारा का मान आपका दिया है, टाइम दिया है, तो अगर इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले फार्मूले से हम लगाना चाहें तो I बराबर होता है Q अपॉन T। यहाँ से Q की वैल्यू क्या निकालेंगे, I इंटू T। I का मान देखिए कितना है 2 एम्पियर है, I का मान कितना है 2 एम्पियर है, इंटू टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो भैया गुणा कर दो 60 से 2 में, तो कितना आ जाएगा 120 कूलाम। तो ये आपका आंसर हो गया Q बराबर 120 कूलाम, ठीक है। तो या तो वो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या कहीं आपसे इसमें टाइम भी पूछ सकता है कि कितने समय के लिए इतनी धारा को इतना अप्लाई कर सकते हैं, इतना आवेश अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरह का भी न्यूमेरिकल आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखिए ज्यादातर अभी तक परीक्षाओं में जो धारा से जो बेसिक जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो या तो इस वाले फार्मूले से पूछा गया है और या तो इस वाले फार्मूले से पूछा गया है। तो दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स का आप एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगला हमारा टॉपिक है कि ओम का नियम। ये बेसिक टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है
और किसी भी टेक्निकल स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहा है या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहा है, जो भी है, उन सबको ये फार्मूला तो ये वाला नियम तो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है कि एक ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत संबंधी एक नियम दिया था, विद्युत परपस संबंधी एक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्था में, स्थिर भौतिक अवस्था में स्थिर भौतिक अवस्था, समझिए जरा स्थिर भौतिक अवस्था क्या होता है कि अगर हम ये प्रैक्टिकल, ये ओम का नियम किसी लैब में जाके करते हैं तो उस लैब या उस प्रैक्टिकल हॉल का या उस रूम का जो स्थिर भौतिक अवस्था हो, जो फिजिकल जो कंडीशन हो उस रूम का, वो स्थिर होना चाहिए। मतलब कि क्या, कांस्टेंट होना चाहिए। ना वहां के ताप में कोई परिवर्तन हो, ना ही वहां के दाब में कोई परिवर्तन हो। अगर किसी रूम के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्थिर भौतिक अवस्था है। फिर से सुन लीजिए कि ये ओम का नियम है क्या। ये ओम का नियम जनरली हम लैब में प्रूफ करते हैं कि ये ओम के नियम को। तो जब हम लैब में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले ये चीज ध्यान दी जाती है कि उस लैब रूम की जो फिजिकल कंडीशन हो या भौतिक अवस्था जो हो वो कांस्टेंट रहे। और भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस रूम का टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर और उस रूम का प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट होना जरूरी है। ना ही उस रूम का टेम्परेचर बदले और ना ही उस रूम का प्रेशर बदले। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्थिर भौतिक अवस्था। ठीक है, तो स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक, चालक मतलब क्या, कंडक्टर, जिसको हम तार भी कहते हैं, किसी चालक में बहने वाली धारा स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक में बहने वाली धारा, उसमें लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम का नियम देखिए क्या कहता है कि स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक या किसी परिपथ, इसको हम परिपथ भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिपथ भी बोल सकते हैं। स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम परिपथ में वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे परिपथ में या वैसे वैसे सर्किट में करंट के मान में भी वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे देखिएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या हुआ कि V जो है I के समानुपाती है और I जो है टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, V के मान पे डिपेंड कर रहा है। आप जैसे जैसे V के मान को बढ़ाएंगे, आप जैसे जैसे V के मान को बढ़ाएंगे तो ये निश्चित है कि I का मान भी बढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसी ये संबंध होता है समानुपाती संबंध, कि समानुपाती में दो राशियां एक दूसरे पे इस तरह से निर्भर रहती हैं कि जैसे अगर एक का मान बढ़ेगा तो उसी हिसाब से दूसरे का मान भी बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को या समानुपातिक स्थिरांक के मान को हटाते, चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R, जहां R चालक या तार का प्रतिरोध कहलाता है। चालक या तार का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान, इसका मात्रक ओम होता है। ओम
होता है। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए कि स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है टोटली डिपेंडेंट है V पे। जैसे ही हम V के मान को इंक्रीज करेंगे तो I का मान भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाइए तो V इज इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में एक ये, जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हमने हटाया है तो यहाँ पे आपको एक R मिल गया। ये R जो है चालक या तार का प्रतिरोध कहलाता है और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल गया V बराबर I इंटू R। अगर देखिए किसी परिपथ में धारा और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है तो आप वहां से आप V का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर परिपथ में अगर यहाँ पे I को यहीं पे रहने दिया जाए, R को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये आपका एक और फॉर्मूला मिल जाता है I बराबर V अपान R। ठीक है, I बराबर V अपान R। मतलब यहाँ से आप अगर V दिया है R दिया है तो आप I का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए परिपथ में वोल्टेज और करंट का मान दिया है तो आप यहाँ से R का भी मान निकाल सकते हैं, R बराबर V अपान I। तो यहाँ से आपको टोटल 3 फॉर्मूले मिलते हैं, V बराबर I इंटू R, I बराबर V अपान R और I बराबर V अपान I। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों का मात्रक जो है वो अलग अलग होगा। ये V का मात्रक हमेशा आपका वोल्ट होगा, ठीक है, I का मात्रक एम्पियर होगा और R का मात्रक ओम होगा। ठीक है, तो इस पे आप किताबों में खोजेंगे तो बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व करिएगा न्यूमेरिकल को और इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने वो पूरा पहले का स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी केस में एक क्वेश्चन है कि एक हीटर जो 220 वोल्ट वोल्टेज पर 4 एम्पियर करंट लेता है। एक हीटर है जो 220 वोल्ट के वोल्टेज पर 4 एम्पियर करंट लेता है। तो सबसे पहले लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे आवश्यक है कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया है और 4 एम्पियर का करंट दिया है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सीखने के लिए हम इस सारे डाटा को पहले अपने नोट में नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोटबुक में सबसे पहले या जहां भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन वहां पे आप सबसे पहले इस डाटा को नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए गिवन डाटा आपको क्या है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं कि दिया है। ठीक है, दिया है, V का मान कितना दिया है, V बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद 4 एम्पियर करंट लेता है तो I का मान कितना है, 4 एम्पियर है। ठीक है सर, I का मान 4 एम्पियर है। यहाँ पे उसके बाद हम सीधे आते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सर पूछा है कि रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का गणना करना है हमको। रेजिस्टेंस R बराबर होता क्या है, V अपान I। अभी आप थोड़ी देर पहले ही फार्मूला पढ़े हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। यहाँ से V दिया है और I दिया है, हमको R का मान निकालना है। तो R बराबर I को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो V अपान I हो गया। V का मान देखिए, हाँ सर, तो V का मान क्या दिया है, R बराबर V का मान 220 वोल्ट है और I का मान कितना है, 4 एम्पियर है। यहाँ से हमने काटना पीटना शुरू किया तो 4 बचे 20, यहाँ पे आपका 2 और बच जाएगा तो 4 बचे 20, मतलब R का मान 55 ओम आपका R का मान रेजिस्टेंस निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि उस हीटर के कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 55 ओम है। ठीक है, यहाँ से आप एक और जानकारी ले लीजिए कि हीटर का जो कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस, आप प्रैक्टिकली भी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हीटर क्या होता है, हीटर आपको ऊष्मीय ऊर्जा देता है और ये ऊष्मीय ऊर्जा मिलता कहां से, H बराबर I स्क्वायर RT से।
हीट का मान अधिक होने के लिए जरूरी है कि R का मान भी जरूरी हो और ज्यादा हो और I का मान भी ज्यादा हो। इसलिए देखिए हीटर में नॉर्मली रेजिस्टेंस जो होता है, नॉर्मली जो हीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और हीटर में एलिमेंट के रूप में नाइट्रोन का यूज करते हैं। तो आप थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि हीटर में एलिमेंट के लिए नाइट्रोन का यूज करते हैं। नाइट्रोन वायर होता है, ये एक एलॉय होता है, नाइट्रोन तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका ओम का नियम क्लियर हो गया। ओम के नियम पे सवाल है ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इस बेस पे बहुत से क्वेश्चंस आपकी किताबों में मिल जाएंगे, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, एक जो ये डाटा है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी किसी भी परीक्षा में पूछा गया है कि हीटर में जो एलिमेंट लगा होता है वो एलिमेंट किस पदार्थ का होता है, तो हीटर में जो एलिमेंट के लिए नाइट्रोन तार का प्रयोग करते हैं। ये नाइट्रोन तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो जनरली बहुत हाई होता है और हाई रेजिस्टिव एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी हम पदार्थ या जो भी तार प्रयोग करें, जिस भी पदार्थ का तार प्रयोग करें उसमें रेजिस्टेंस का जो मान है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगले वीडियो में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको दो चीज मिला है, प्रतिरोध, ये आप अभी तक नहीं जान पाए कि प्रतिरोध क्या है, और विभवांतर या विभव। तो अगले वीडियो में हम विभव, विभवांतर और प्रतिरोध आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और सर अभी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो सर आ रहे हैं बात करने, लीजिए उनसे मिल लीजिए। ठीक है दोस्त, हमें लग रहा है कि एकदम बेहतरीन क्लास चला होगा आपका। आइए सर, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, बेहतरीन क्लास चला होगा जहां तक उम्मीद है ना दोस्त। देखिए, विद्युत आपके एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि फिजिक्स आप बहुत अच्छी तरीके से किए हैं, लेकिन विद्युत का जो डेटा है, छोटे छोटे जो डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एग्जाम में। तो यूं कह सकते हैं दोस्त कि एक एक चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक चीज एक एक दिन में सीखेंगे। जैसे कल के डेट में सर ने प्रतिरोध, सर ने आवेश बताया, आवेश के बारे में आप बेहतर सीखे होंगे। आज के डेट में विद्युत धारा और रेजिस्टेंस, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे तो यह क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आपके पेपर में आया होगा कि हीटर में कौन सा कॉइल लगता है, तो नाइट्रोन मिश्र धातु का एक कॉइल लगता है, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो एक बेहतरीन जानकारी सर ने दिया है। आप काम क्या करिए कि धीरे धीरे चीजों को कंप्लीट करिए। आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में हम पूरा भर लेंगे, तो भर नहीं पाएंगे, इस बात को आप मानिए, है ना। धीरे धीरे चीजों को कंप्लीट करिए। कल के डेट में सर ने आवेश बता दिया, विद्युत धारा आज के डेट में बेहतर ढंग से डिस्कस कर दिया। देखिए, कुछ सीधा होइए, कुछ जो क्वालिटी है क्या है कि जैसे आपको पता है कि सबको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सबको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम, मैक्सिमम लोगों को आवेश का मात्रक कूलाम पता होता है। लेकिन कल वहां पर डिस्कस हुआ फ्रैंकलिन का, इसका डिस्कस हुआ फ्रैंकलिन का। यह मैक्सिमम एग्जामिनेशन में फंसा कर रख देगा कि फ्रैंकलिन नाम ही नहीं सुने होंगे आप। क्लियर? तो फ्रैंकलिन जो मात्रक होता है यह भी आवेश का होता है। तो अभी तो सर से आप परिचित, मतलब 2-3 वीडियो सर का इस चैनल पर है, धीरे धीरे आप देखते रहिए, एकदम बेहतरीन क्लास होगा दोस्त, है ना। एकदम बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त क्लास होगा। अभी तो 2 ही क्लास है ना। तो धीरे धीरे मैं कहना चाहूँ तो यूं कह सकता हूँ कि लगभग एक चैप्टर जो है ना उसका 70% चीज कंप्लीट है। क्यों सर? 70% चीज कंप्लीट है। उसके बाद रेजिस्टेंस बचा है, विभवांतर बचा है, उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। धीरे धीरे 2 ही दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप इसको करिए, है ना। बेहतरीन, बहुत रिक्वेस्ट करने पर सर समय निकाल रहे हैं और एकदम बेहतरीन क्लास हो रहा है आपके लिए, है ना दोस्त। तो प्रयास करिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, तो अगले क्लास में, सॉरी जरा माइक उधर चला गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, विभव के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर के बारे में। तब तक इस पे आपको किताब में जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए।
अगर न्यूमेरिकल ना आए तो सबको व्हाट्सएप नंबर बताइए ग्रुप का, उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप भेज सकते हैं क्वेश्चन, आपको सॉल्व करके बताएंगे और यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।